हिंदी यूनिट 10 अन्य गद्य विधाएं। मुर्दैया आज हमारा टॉपिक रहने वाला है। यूजीसी नेट सिलेबस में जो लगा हुआ है, तुलसी राम जी के द्वारा लिखित ये आत्मकथा है। तो इसके बारे में पूरा जरूर पढ़ लेना। इसके क्लास को बिल्कुल मत करना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में बनते ही बनते हैं। मुर्दैया के लेखक दलित वर्ग से आते हैं। ये जो तुलसी राम जी हैं, ये एक दलित साहित्यकार रहे हैं। और मुर्दैया तुलसी राम की आत्मकथा है। यह आत्मकथा 2 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड का नाम है मुर्दैया और द्वितीय खंड का नाम है मणिकर्णिका। मणिकर्णिका जो कि हमें इसमें नहीं पढ़नी है, लेकिन मुर्दैया हमारे सिलेबस में आती है। मुर्दैया में डॉक्टर तुलसी राम ने अपने जीवन की कथा को पाठक के सामने वैसे ही रख दिया है जैसा कि उन्होंने जिया और महसूस किया है। जो उनका अनुभव था जीवन का, जो उन्होंने मतलब एक तरीके से शोषित ये रहे थे, है ना? ये जो जातिवाद के मामले में अगर हम माने तो वर्ग भेद किया जाता है, और उसमें जिस तरह से इन्हें जाति-पाति के भेदभाव का सामना करना पड़ा था, उन सबको यहाँ पर दिखाया गया है, प्रस्तुत किया गया है। मुर्दैया आजमगढ़ में स्थित लेखक के गाँव के शमशान घाट का नाम है, और ये दलित जीवन की कर्मस्थली है। ठीक है? जो मुर्दैया है वो क्या है? तो मुर्दैया आजमगढ़ में स्थित जो लेखक के जहाँ पर जन्मे थे, उस आजमगढ़ में स्थित गाँव के शमशान घाट का नाम मुर्दैया है। आगे मुर्दैया की भूमिका में, और ये दलित जीवन की कर्मस्थली होती है। आप जानते हैं शमशान घाट में जो वहाँ झाड़ने का काम या फिर जो काम वाले वहाँ पर लोग होते हैं, तो वो क्या होते हैं? दलित लोग ही होते हैं। मुर्दैया की भूमिका में डॉक्टर तुलसीराम ये स्पष्ट करते हैं, भूमिका का याद रखना, मेरे भीतर से मुर्दैया को खोद-खोद कर निकालने का काम तद्भव के संपादक अखिलेश ने किया है, ठीक है? तद्भव पत्रिका जो निकलती थी उसके संपादक थे अखिलेश जी, और ये कहाँ से निकलती थी? लखनऊ से ये पत्रिका निकाली जाती थी, ठीक है? तो इसको अखिलेश ने काफ़ी उन्हें मतलब बहुत ही प्रेरित किया इस मुर्दैया को लिखने के लिए, अर्थात उन्हें मुर्दैया लिखने की प्रेरणा और ऊर्जा लेखक संपादक अखिलेश के अत्यंत निवेदन से मिली है। मुर्दैया में लेखक के बचपन से लेकर उनके स्नातक की शिक्षा तक की जीवन यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरी जो इनकी आत्मकथा का भाग है मणिकर्णिका, उसमें आगे का विवरण है, और लेखक के बचपन से लेकर के जब तक उन्होंने ग्रेजुएशन की थी तब तक की जीवन यात्रा का विवरण लिखा गया है। मुर्दैया, लेखक कहते हैं कि मुर्दैया हमारे गाँव धर्मपुर, गाँव का नाम पूछा जा चुका है क्वेश्चन में। धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली था। चरवाही से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। आगे हमारे गाँव को जियोपॉलिटिक्स यानी कि भू-राजनीति में दलितों के लिए मुर्दैया एक सामरिक केंद्र जैसी थी। हमारे गाँव को जियोपॉलिटिक्स यानी कि भू-राजनीति में दलितों के लिए मुर्दैया क्या थी? एक सामरिक केंद्र जैसी थी। मुर्दैया शमशान घाट का नाम था। बचपन में दुखित होने का मतलब होता था कि आँखों में आँसू आ जाना। बचपन में जब बच्चों को कोई परेशानी होती है, कोई दुःख होता है, तो वो रोना शुरू कर देते हैं, रोते हैं, है ना? लेकिन बड़े होने पर तो चाहे कितना भी दुःख दर्द हो, लेकिन क्या है कि लोग रोना भूल जाते हैं। ऐसे अवसरों पर मेरी दादी आँख धो लेने को कहती थी। लेखक कहते हैं कि जब हम बचपन में रोते थे, तो हमारी दादी क्या कहती थी कि आँख धो लो अपनी। किंतु आज का ये अनुभव बताता है कि चंद पानी के छींटों से दुःख की निशानी नहीं मिट पाती। आँखों से आँसू भले ही आना बंद हो जाएँ, आँखों को हम भले ही धो लें, है ना? किसी को दिखाई ना दे, लेकिन जो अंदर दुःख होता है, वो मिट नहीं सकता है। आगे बढ़ते हुए शहरीकरण ने हर एक के जीवन को प्रभावित किया है। भूत भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। में बढ़ते हुए शहरीकरण का यहाँ पर जो है इसकी जो बुराइयाँ हैं उसको यहाँ पर लेखक ने प्रस्तुत किया है कि हर एक के जीवन को प्रभावित किया है। मशीनीकरण, शहरीकरण या फिर आजकल तो ये हमारा जो वैज्ञानिक युग है, इसने हर किसी के जीवन को कहीं न कहीं प्रभावित किया है। आगे मुख्य पात्रों की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है जूटन। जूटन कौन थे? जूटन किसका नाम था? तो लेखक के दादाजी का नाम था जूटन, जिन्हें प्रचलित अंधविश्वास के अनुसार किसी भूत ने लाठी से पीट-पीट करके मार मार डाला था। तो ये कहा जाता था कि उनके लेखक के जो दादाजी थे तुलसीराम जी के, जूटन जिनका नाम था, उन्हें किसी भूत ने लाठी से पीट-पीट कर मार डाला था। मारा किसने था ये पता नहीं है, लेकिन अंधविश्वास के कारण ऐसा माना गया था। दूसरा जो नाम है वो है मुसड़िया।
100 वर्ष से भी ज़्यादा जीवित रहने वाली लेखक की दादी है। ये 100 वर्ष से भी ज़्यादा इसकी क्या थी? उम्र रही है लेखक की दादी की। धीरजा लेखक की माता का नाम था। सीधी-सादी और घरेलू स्त्री थी। जंगू पांडे 80 वर्षीय ब्राह्मण थे जिन्हें निर्वंश और अविवाहित होने के कारण गाँव के लोग अपशकुनी मानते थे। ठीक है? जंगू पांडे को क्या मानते थे? अपशकुनी मानते थे। नग्गर लेखक के पिता के तीसरे नंबर के भाई थे। स्वभाव से क्रूर शिव नारायण पंथी धर्मगुरु भी थे। जो नग्गर थे वो स्वभाव से बड़े ही क्रूर थे, लेकिन शिव नारायण पंथी धर्मगुरु थे। सोमर सोमर लेखक के पिता के सबसे बड़े भाई थे। 112 गाँव के चमारों के चौधरी थे। सोमर कौन थे? 112 गाँव के चमारों के चौधरी रहे थे सोमर। मुन्नेसर की बात करें तो लेखक के पिता के दूसरे नंबर के भाई थे। शिव नारायण पंथी धर्मगुरु थे ये भी और कलकत्ते की एक जूट मिल में मजदूर रहे थे। ये थोड़ा इन नामों को अच्छे से याद रख लेना नग्गर, सोमर, मुन्नेसर और इसके अलावा चौथा नाम आता है यहाँ पर मुन्नर। क्योंकि क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो उस पर सोमर, मुन्नर इस तरह के मिलते-जुलते नाम दे देते हैं और पूछते हैं कौन-सा पात्र मुर्दैया का नहीं है। तो ये अच्छे से नाम आपको याद रख लेने हैं। लेखक के पिता के चौथे नंबर के भाई थे मुन्नर, अन्य सभी भाइयों की अपेक्षा बड़े ही सहज और समन्वयवादी व्यक्ति थे। पूरे संयुक्त परिवार के मुखिया कौन थे? मुन्नर थे, मुन्नर मुखिया। ठीक है, मुन्नर मुखिया इस तरह से आपको याद रखना है। कि अगला पात्र है इसमें अमिका पांडे साहित्य बताने वाले और पत्रा देखने वाले पंडित साहित्य बताने वाले और पत्रा देखने वाले कौन थे? पंडित थे अमिका पांडे। अगला नाम आता है मुंशी राम सूरत लेखक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक थे। जो लेखक जिस स्कूल में पढ़ते थे, उस प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक थे मुंशी राम सूरत जाति-पाति का भेद करने वाले थे। परशुराम सिंह प्राथमिक विद्यालय के हेड मास्टर थे। जिस प्राथमिक विद्यालय में तुलसीराम पढ़ते थे बचपन में, उसके हेड मास्टर थे परशुराम सिंह सुभागिया, जिसके नवविवाहित मजदूर पति का कलकत्ते से भेजा गया खत लेखक पढ़ लेता है। यह एक युवा, सुंदर और विवाहित दलित लड़की थी। संकटा सिंह प्राथमिक विद्यालय में लेखक का सबसे करीबी मित्र था संकटा सिंह। उद्दन लेखक के नग्गर चाचा का बेटा था जिसे चुड़ैल के सपने आते थे। किस्नू भौजी 22 वर्ष की स्त्री थी। अपने हृदय विदारक गृह स्थित और वैवाहिक दुख को चिट्ठी के मार्फत कोइलरी में मजदूरी कर रहे अपने पति तक पहुंचवाती है। और चिट्ठी लिखने का काम कौन करता है? तो बालक तुलसीराम करता है। आगे है जेदी चाचा लड़कोर गांव के सामान्य हरवाए हैं जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज अन्य मजदूरों के साथ जबरन उठाकर ले गए थे। पत्तू मिश्र जिसके बगीचे से लेखक मलदैया आम तोड़ता है और पत्तू उसे शुद्ध बाबा का भूत समझकर डर जाता है। तो ये आम का नाम आपसे पूछ लिया जाता है किस प्रकार के आम थे? मलदैया आम थे जिनको बगीचे से तोड़ता है। ठीक है, पत्तू मिश्र के बगीचे से तोड़ता है। करपात्री जी राम राज्य परिषद पार्टी के नेता थे। करपात्री जी हिंदू कोड बिल के विरोधी रहे हैं। हीरालाल लेखक के सहपाठी परंतु अकारण ही लेखक से ईर्ष्या करने वाले हैं। हीरालाल पारसनाथ पांडे लेखक को स्वाधीनता के सेनानियों के बारे में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। गंभीर और विनम्र स्वभाव के हैं। लाल बहादुर सिंह एक बड़े जमींदार के आवारा शराबी बेटे हैं। लाल बहादुर सिंह जो हाई स्कूल के छात्र और लेखक के मित्र भी थे। ठीक है, तो लाल बहादुर सिंह कौन थे? एक बड़े जमींदार के आवारा शराबी बेटे जो हाई स्कूल के छात्र और लेखक के मित्र थे। सुग्रीव सिंह गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए पास करके आए हुए शिक्षक। ये हिंदी पढ़ाते हैं, लेखक को खूब प्रोत्साहित करते हैं और उसके संरक्षक की भूमिका भी निभाते हैं। तो संरक्षक की भूमिका में कौन थे? सुग्रीव सिंह थे, इनका नाम आपको याद रखना है। चिंतामणि सिंह एक बड़े जमींदार के पुत्र थे, लेखक के सहपाठी और घोर हितैषी थे। रूपराम परीक्षा के लिए लेखक जिसके घर पर किराएदार के तौर पर रुकता है और यह रूपराम लेखक के ऊपर हीरालाल सिंह नामक सवर्ण छात्र द्वारा किए गए हिंसक व्यवहार का बदला लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। तपसी राम लेखक से बीएचयू में हुई भेंट के बाद लेखक के मित्र बन जाते हैं। तपसी राम कहाँ पर मिलते हैं लेखक से? तो बीएचयू में मिलते हैं। बीएचयू यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते हैं लेखक तो वहां पर इनसे भेंट होती है और वहां पर उनके मित्र बन जाते हैं। वहीं एलएलबी के छात्र भी हैं। एलएलबी यानी कि वकील वकालत पढ़ रहे हैं। ये लेखक को लगातार प्रेरणा और हौसला देते हैं कि आगे की पढ़ाई यहीं बीएचयू में ही करनी है। रामधन आजमगढ़ के प्रसिद्ध दलित नेता थे।
रामधन देवराज सिंह ऊपर से लेखक के मित्र बनते हैं, परंतु छल और विद्वेष से लेखक की छात्रवृत्ति में से जो उनको आधे रुपए यानी कि 81 रुपए जबरन ले लेते हैं। ठीक है, देवराज सिंह ऊपर से तो दिखावा करते हैं कि वो अच्छे मित्र हैं, लेकिन अंदर क्या है, छल कपट है। विजयी पांडे लेखक की जाति के 128 लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा दायर करने वाला शख्स है विजयी पांडे। अरुण कुमार सिंह कौन है? आजमगढ़ के कम्युनिस्ट नेता और विधानसभा सदस्य तेज बहादुर सिंह के नाती और लेखक के घनिष्ठ मित्र हैं, जो कि आजीवन रहे थे अरुण कुमार सिंह। आगे अब हम देखते हैं इसके जो भाग हैं, मुर्दैया के भागों को हम क्रमानुसार देखेंगे और उनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ होंगी उनको यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला नाम आता है भुतई पारिवारिक पृष्ठभूमि। लेखक कहते हैं कि मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। मूर्खता हमें किसमें मिली थी? विरासत में मिली थी। हकीकत तो यह है कि आज भी करोड़ों भारतीय मीनांदर की कसौटी पर खरा उतरते हैं। गाँव वालों का कहना था कि मेरी दादी ने कौए का मांस खाया था, इसीलिए वह मरती नहीं है। क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था मुसड़िया जो उसकी दादी का नाम था, वो 100 साल से भी अधिक जीवित रही थी। तो लोग क्या कहते थे कि कौए का मांस खाया है इसने। आगे ये संभवतः मेरे माँ-बाप की सर्वोच्च आकांक्षाओं की पहुँच मुझे एक सिद्धहस्त मच्छर मरवा के रूप में देखने तक ही सिमट कर रह गई थी। नेक्स्ट है उस समय गाँव में दलितों के अलग देवी-देवता होते थे, जिनकी पूजा सवर्ण नहीं करते थे। हमारे गाँव में चमरिया माई और ढी बाबा 2 ऐसे ही देवी-देवता थे, जिनकी पूजा दलित लोग करते थे। तो पहले जातिवाद इतना ज़्यादा था कि जो निम्न जाति का जिन्हें समझा जाता था, उन्हें मंदिरों में पूजा-पाठ नहीं करने दिया जाता था। ठीक है? उनके लिए अलग से ही जो देवी-देवता थे, देवी-देवता भी उनके अलग ही होते थे, ऐसा मान लिया जाता था। तो चमैया माई और डी बाबा की पूजा करते थे दलित, ये आपको पॉइंट याद रखना है। आगे यौन संबंध से जुड़ी युवती के पूरे परिवार को कुजाति घोषित कर दिया जाता था। कुजाति का मतलब होता था कि उसका हुक्का पानी बंद अर्थात संपूर्ण रूप से 12 गांवों द्वारा उसका बहिष्कार कर दिया जाता था। हमारे घर में शिव नारायण पंथ की परंपरा में साल में 3 अवसरों पर समारोह होता था, जिसमें बड़ी संख्या में चेले उपस्थित होते। ये 3 अवसर कौन-कौन से थे? होली, दिवाली और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आते थे। इन समारोह को गादी लगाना कहा जाता था। पॉइंट को याद रखना, गादी लगाना किसको कहते थे? त्योहारों के समारोह को बोलते थे। किसी न शिव नारायण पंथी की मृत्यु हो जाने पर हिंदुओं की तरह उसकी लाश को जलाया नहीं जाता था, बल्कि मुसलमानों की तरह दफना दिया जाता था। किसी-किसी को गंगा नदी में भी बहा दिया जाता था। दूसरा इसका जो भाग है उसका नाम है मुर्दैया तथा स्कूली जीवन। ये क्रम से ही पूछ लिया जाते हैं। तो इसमें जो हम 7 पार्ट को पढ़ेंगे उसको आपको क्रम से ही याद रखना है। तो दूसरे का नाम क्या है? मुर्दैया तथा स्कूली जीवन। जैसन कहत बाड़ा जोगी वैसन बढ़त बाड़े रोगी। बड़ स सतिया सहवा रामा। जैसन कहत बाड़ा आंधी वैसन मारल गईले गांधी। बड़ स सतिया सहवा रामा। जैसन कहत बाड़ा दावा वैसन चलत बाड़ी हावा। बड़ स सतिया सहवा रामा। ये जो इसमें पंक्तियाँ आप पढ़ रहे हो ना, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है बहुत बार। ठीक है, ये पंक्तियाँ किस विधा से ली गई हैं? तो ये मुर्दैया से ली गई हैं, ये आपको याद रखना है। आगे उस समय के अध्यापक बरसात बताने पर हर एक का जन्मदिन 1 जुलाई और जाड़ा बताने पर 1 जनवरी या गर्मी बताने पर 1 मार्च लिख दिया करते थे। क्योंकि पहले पुराने ज़माने में आजकल तो समय भी याद रखते हैं कि कितने मिनट, कितना सेकंड, कौन-सा डे है, कौन-सा मंथ है, सब कुछ याद रखते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। बस इतना याद रहता था उस समय बहुत सर्दी पड़ रही थी, बरसात चल रही थी, है ना? या फिर या कोई मुख्य त्योहार होता था तो उसका नाम याद कर लिया जाता था, है ना? तो पहले इस तरह से अगर कोई बताता था कि भई हमारा जन्म तो गर्मियों में हुआ था, तो गर्मियों में जुलाई लिख देते, सर्दी बता दें तो जनवरी लिख देते, है ना? गर्मी बताने पर मार्च लिख देते थे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, यही फ़ॉर्मूला भारत के अनेक गाँव में आज भी प्रचलित है। परिणाम स्वरूप नौकरी पेशे वाले अधिकतर दलित इन्हीं तारीखों पर रिटायर हो जाते हैं। आगे कक्षा 2 में जाने के लिए मुंशी जी ने हर बच्चे से 2 रुपया पास कराई, यानी कि पास कराने का घूस लिया था। ठीक है? मुंशी जी ने क्या लिया था? और जो मास्टर जी थे, उन्होंने हर बच्चे से 2 रुपया पास कराने का रिश्वत लिया था। यह 2 रुपया मुझे बड़ी मुश्किल से घर से प्राप्त हुआ था। लेखक बताते हैं कि गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि ये 2 रुपया बड़ी मुश्किल से उस समय मिला था।
और ये पस्कराई सभी अध्यापक लेते थे, जो बच्चा नहीं देता था उसे फेल कर दिया जाता था। आगे कहते हैं दादी एक छोटी-सी काव्य में कहानी सुनाती थी, जो कहानी इस प्रकार थी। राजा रानी आवेली, पोखरा खनावेली, पोखरा के तीरे-तीरे इमली लगावेली। तीरे-तीरे का अर्थ होता है यहाँ पर किनारे-किनारे पर इमली के पेड़। इमली के खोदरा में 32 अंडा, रामचंद्र फटकारे डंडा। डंडा गयल रेत में, मेहरी के पेट में, कौआ कहे काँव-काँव, बिलार कहे झपटो। लकड़ी के टांग दई के रेहरी में पटको। ये गीत कौन सुनाता था? तो लेखक की दादी सुनाती थी उन्हें। ये गीत आपको याद रखना है। आगे हमारे घर में सोने के लिए जाड़े के दिनों में घर की फर्श पर धान का पोरा अर्थात पुआल बिछा दिया जाता था। उस पर कोई लेवा या गुदड़ी बिछाकर हम धोती ओढ़ करके सो जाते थे। हमारे क्षेत्र के तमाम ब्राह्मण उस समय की दो बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह वाली कांग्रेस पार्टी के कट्टर समर्थक थे। हमारे क्षेत्र के जितने भी उस समय के जो ब्राह्मण थे यानी कि लेखक बताते हैं कि उनके गांव में जो ब्राह्मण लोग थे उस समय की दो बैलों की जोड़ी और कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो यहाँ पर बताया गया है। दो बैलों की जोड़ी क्या था? चुनाव चिन्ह था पहले कांग्रेस पार्टी का। ठीक है? तो उसके कट्टर समर्थक रहे हैं। इन्हीं सीवानों से घिरे हमारे धर्मपुर गाँव के सबसे उत्तर में अहीर बहुल बस्ती थी, जिसमें एक घर कुम्हार, एक घर नोनिया, एक घर गडरिया और एक घर गौड़ यानी कि भड़बूजा का था। बीच में बवनौटी यानी कि ब्राह्मण टोला रहता था और तमाम गाँव की परंपरा के अनुसार सबसे दक्षिण में हमारी दलित बस्ती रहती थी। तो जो दलित बस्ती है वो किस दिशा में बसी होती थी गाँव में, उसका किसमें परंपरा के अनुसार ये आपको याद रखना है तो दक्षिण दिशा में बसी होती थी। एक हिंदू अंधविश्वास के अनुसार किसी गाँव में दक्षिण दिशा से ही कोई आपदा, बीमारी या महामारी आती है यानी कि ऐसा माना जाता था कि अगर कोई बीमारी आती है तो वो दक्षिण दिशा से आती है, कोई आपदा आती है तो दक्षिण दिशा से आती है। इसलिए ये आपदा कौन झेलते थे? जो दलित लोग होते थे, उनके घर वहाँ पर बनाए जाते थे। इसलिए हमेशा गाँव के दक्षिण में दलितों को बसा दिया जाता था। आगे रोज़ स्कूल जाते हुए ऐसा नज़ारा देखना हमें अत्यंत भयभीत कर देता था। उनके बारे में अफ़वाह फैली हुई थी कि मुर्दा खाने से ये सियार पागल हो जाते हैं, इसलिए आदमी को दौड़ाकर वे काट कर खा जाते हैं। इस डर से कोई भी उन्हें भगाने नहीं जाता था और ना ही कोई उन बची-खुची लाशों को फिर से दफनाने के लिए जाता था। तीसरा इसका जो पार्ट है उसका नाम है अकाल में अंधविश्वास। अकाल में अंधविश्वास का तीसरा पार्ट है इसका जो भी मुख्य तथ्य हैं देखेंगे। मैं गणित के प्रश्नों को लेखक बताते हैं कि बचपन में ही वो गणित के प्रश्नों को चिकनी जमीन पर खपड़े से लिखकर हल कर लिया करते थे क्योंकि कॉपी किताब वगैरह नहीं होती थी। तो क्या करते थे गरीबी इतनी ज्यादा थी कि गणित के प्रश्नों को जमीन पर लिखकर हल कर देते थे फिर उसे छोटे छोटे अक्षरों में पटरी या कॉपी पर उतार लेते थे। तमाम दलित लड़कों को रावण की सेना में विभिन्न राक्षसों की भूमिका दी जाती थी। जब गाँव में रामलीला वगैरह होती थी, तो रामलीला में क्या होता था कि जो दलित लड़के थे, उनको रावण की सेना में विभिन्न राक्षसों की भूमिका दी जाती थी और राक्षस बने हुए रामलीला में रोज़ मरते रहते थे। आज़ादी के बाद में स्कूली छात्रों के बीच में श्रमदान एक आवश्यक क्रिया होती थी, जिसके तहत हम स्कूल पहुँचते ही पूरे स्कूल की पहले सफाई करते थे। लेखक बचपन में जो दलित स्कूल से लेकर के घर तक गाँव की परंपराओं के अनुसार गाँव में आप समझ सकते हैं कि जातिवाद कितना ज़्यादा था। तो आज़ादी के बाद हमारे देश में ये लागू कर दिया गया था कि जो दलित छात्र होते थे, छात्र-छात्राएँ, वो ही स्कूल की सफाई करते थे। अलग से कोई नहीं आता था। तो श्रमदान नामक एक आवश्यक क्रिया स्कूलों में चलती थी। पढ़ाई के दृष्टिकोण से हेड मास्टर परशुराम सिंह मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। वे हमेशा कक्षा में मेरी प्रशंसा करते और जब ज़्यादा खुश होते तो कहते थे कि ई चमरा एक दिन हमारे स्कूल का इज़्ज़त बढ़ाएगा। ठीक है? तो ये परशुराम सिंह जो हेड मास्टर थे वो कहते थे। ठीक है? प्रशंसा करते थे क्योंकि लेखक पढ़ने में पहले से ही बहुत ज़्यादा तेज़ थे। आगे पनिया भरत के हिनकर टीकवा हैरेले रामा रोवत गरवा आवे ले रे आवे ले रे सांवर गोरियां। ये आपको जो पंक्तियां वो याद रखनी है और ये किस अम, पाठ से ली गई है ये भी आपको याद रखना है। आम भाषा में धोबियों का नाच धोबिया नाच कही जाने वाली ये दुनिया की एकमात्र ऐसी नृत्य नृत्य शैली है जिसमें घंटियों वाला घुंघरू पैर के बदले कमर में बाँधा जाता है। तो जो घुंघरू घंटियों वाला जो घुंघरू है जो पैर में बाँधा जाता है उसको कहाँ बाँधते हैं? कमर में बाँधते हैं। ये नृत्य शैली आपको
याद रखनी है। चौथा इसका जो भाग है उसका नाम है मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन। मुर्दैया यानी कि शमशान का घाट में जो गिद्ध आते हैं उनका और लोक जीवन का बारे में। सन 1959 की गर्मी यानी कि ग्रीष्म ऋतु लगातार 2 साल से अकाल के कारण निहायत दुर्दिन में बदल चुकी थी। मतलब इतनी ज्यादा गर्मी उस समय पड़ी थी, 2 साल से अकाल पड़ गया था, बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी। तो बहुत ही ज़्यादा बुरे दिन उस समय चल रहे थे। दलित बस्ती में चिट्ठी लिखने वाले के रूप में मेरी माँग बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि एक होशियार बच्चा मिल गया था और चिट्ठी उस समय चिट्ठी वगैरह ही लिखी जाती थी, चिट्ठी पत्र चलते थे। तो चिट्ठी लिखने के लिए सब लोग क्या करते थे, लेखक को बुलाते थे। किस्नू भौजी 2 बच्चों की माँ थी, किंतु उम्र मुश्किल से उसकी 22 साल थी। उसके अंदर दुखड़ा सुनाने की अद्भुत वर्णनात्मक शैली का समावेश था। आज जब मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े सेंटर का प्रोफेसर एवं अध्यक्ष बन चुका हूँ, वो छोटा-सा बच्चा कितना ही जातिवाद उसने झेला, कितना भेदभाव झेला, कितना मेहनत किया, कितने ताने झेले, लेकिन फिर भी वो क्या बन गए? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े सेंटर के प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में अ, एक बड़े बहुत ऊँचे पद पर, सम्मानित पद पर वो बैठे थे। तो ये स्वीकारने में मुझे गर्व होता है कि इसके पीछे मेरी प्रेरणा के जो असली जनक थे, वो 3 गरीब मज़दूर थे। और वो 3 गरीब मज़दूर किन्हें बताते हैं? जिन्होंने मुझे छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ही खींच लिया था। इनमें एक कौन थे? सोवियत संघ के सामूहिक खेती वाले मुन्नर चाचा। दूसरे डांगे को डंगरिया कहने वाले सोनई और तीसरे थे दड़ियल जेदी चाचा। ठीक है, जेदी चाचा थे। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। किसकी प्रेरणा स्रोत से लेखक को ये रास्ता मिला और वो आगे कितने ऊपर तक पहुंच गए। इस क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व तेज बहादुर सिंह नामक एक प्रख्यात कम्युनिस्ट नेता ने किया था। इन भांड मंडलियों में वे सामाजिक कुरीतियों पर लोक शैली में तरह-तरह के व्यंग्य द्वारा प्रस्तुति को बहुत ही मार्मिक बना देते थे। उनका एक गीत मुझे आज भी स्मरण होते ही रोमांचित कर देता है, जिसकी कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर दी गई हैं। हरिजन जाति सहे दुख भारी हो, हरिजन जाति सहे दुख भारी, जेकर खेतवा दिन भर जोतली, उहे देला गारी हो दुख भारी। मतलब ये बहुत बड़ा दुःख है कि जो हरिजन है, हरिजन यानी कि जो इनको दलित मानते हैं, जिनको निम्न जाति माना जाता है और वो बहुत बड़ा बहुत दुःख सहन करते हैं। अपने बचपन से ही, अपने जन्म से ही उनको दुखों की तरफ ढकेल दिया जाता है। जेकर खेतवा जे दिन भर दूसरों के खेत जोतने का काम करते हैं, मज़दूरी का काम करते हैं। उन्हें उहे देला गारी उन्हें कितनी गालियाँ सुनने को मिलती हैं। हरिजन जाति सहे दुःख भारी। आगे इसी कुरीति पर एक विरह शैली में बड़ा ही लोकप्रिय गीत गाया जाता था, जिसकी इन पंक्तियों में बहुत ही गूढ़ तथ्य छिपे रहते थे। जैसे कि बाबा विदा करें लें लरिका के मेहरिया, रहरिया में बाजे घुंघरू। ये जो पंक्तियाँ हैं ना, ये आपको याद रखनी है। ये गीत कहाँ से लिया गया है? ये इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे इस कड़ी में बारात प्रस्थान के समय एक खास किस्म का नृत्य किया जाता था। बारात प्रस्थान यानी कि जब बारात जाती थी किसी तो क्या होता था, एक खास किस्म का नृत्य किया जाता था जिसे दुक्कड़ कहा जाता था। नृत्य का नाम क्या था? दुक्कड़ था। यह बहुत ही शक्तिशाली नृत्य होता था। इसमें सिर्फ 2 कलाकार, एक तबला वादक तथा दूसरा दुक्कड़ची नर्तक होता था। इसमें केवल 2 ही कलाकार होते थे दुक्कड़ नृत्य में, जो बारात प्रस्थान के समय किया जाता था। ऐसे ही एक नाच हुआ करता था जिसका नाम था हुड़क। ये हुड़क की ध्वनि पर होता था कहरुआ। नाच का नाम क्या था? कहरुआ था, ठीक है? कहरुआ नाच का नाम था और किसकी ध्वनि पर होता था? हुड़क की ध्वनि पर होता था। हुड़क क्या होता था? हुड़क एक इस प्रकार का यंत्र, वाद्य यंत्र होता था, डमरू की आकृति वाला और उससे काफ़ी बड़ा वाद्य होता था, जिसे कलाकार अपनी बाँह के नीचे काँख में दबा लेता था और उसे अपनी कोहनी से बजाया करता था। 5वाँ ये पार्ट आता है जिसका नाम है भूतनिया नागिन। सन 1961 के ही जाड़ों की बात है, पिताजी माँ को मारने के लिए हरोई लेकर दौड़े थे, मैं वहीं पर खड़ा था। मैंने बहुत ज़ोर से पिताजी को एक तमाचा मारा। मतलब बच्चा था, उसे अपनी माँ का इतना तरस आया कि उसने अपने पिताजी पर क्या उठाया? हाथ उठाए। लेखक ने खुद ये बात यहाँ पर स्वीकारी है। उन्होंने मुझे और पिताजी ने भी क्या किया? उलटकर वैसे ही मारा। उनका
अरे भाई उनका तमाचा इतना ज़ोर का था कि मैं कुछ देर के लिए चौंधिया सा गया था। अब भाप ही होता है। चौंधिया गया। अगले साल फिर क्या हुआ कि अगले साल सन 1962 देश के तीसरे चुनाव वाला साल था। इसके दस्तक से पहले ही स्कूल में एक बार फिर विकास प्रदर्शनी लगाई गई और इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पहली बार एक फ़िल्म दिखाई गई थी जिसका नाम था चक्रधारी। ये मैंने वैसे हाइलाइट कर रखा है भई, है ना? हाइलाइट कर रखा है जहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है इसमें कौन-सी फ़िल्म दिखाई गई थी और कब दिखाई गई थी, ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो चक्रधारी फ़िल्म का नाम था। आगे कहते हैं लेखक कि हमारे स्कूल पर हज़ारों लोगों का मजमा लगा हुआ था। सुबह से शाम तक चुनाव की सारी प्रक्रिया मैं देखता रहा। मतदान बंद होने के बाद मैं अपने पिता और माँ के साथ वापस घर आ रहा था, तो पिताजी ने मुझे बताया कि बाबा हरिहर दास ने उन्हें ₹2 दिया था, इसलिए उन्होंने रामराज को वोट दे दिया। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि किस तरह से वोटों में जो हेरा-फेरी है, वो होती है, ठीक है? तो बाबा हरिहर दास जो कि चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने ₹2 उन्हें रिश्वत के दे दिए, इसीलिए उन्हीं को ही वोट दे दिया। आगे जुलाई 1962 में जब स्कूल खुला, तो 9वीं कक्षा का नज़ारा ही कुछ और था। मैं काफ़ी उत्साहित था। 9वीं कक्षा में आए थे तो बहुत ही उत्साहित थे। अन्य विषयों के साथ में रेखा गणित एक नया विषय अब जुड़ गया था। प्रधानाध्यापक यानी कि अब वो दूसरे स्कूल में जा चुके थे और वहाँ पर प्रधान यानी कि जो उनके प्रिंसिपल थे, प्रधान अध्यापक थे, वो बदल चुके थे और जिनका नाम था धर्मदेव मिश्र। लगभग रोज़ ही स्कूल पर सभा करते और बताते थे कि युद्ध के लिए हथियार के बदले अमेरिका सोना माँग रहा है ना? युद्ध के लिए हथियार के बदले अमेरिका क्या माँग रहा है? सोना माँग रहा है। 1962 में आप जानते हैं हमारे देश में चीन का आक्रमण हुआ था। ठीक है, चीन का आक्रमण हुआ था, चीन से, पाकिस्तान से 2-3 बार लड़ाई हो चुकी है आज़ादी के बाद। तो युद्ध के लिए अगर हथियार अमेरिका से जब माँग रहे थे, तो अमेरिका ने क्या माँगा था? पैसे नहीं बल्कि सोना माँगा था। वे सुरक्षा कोष में सोना इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करते थे। यानी कि धर्मदेव मिश्र इस समय जो हाई स्कूल के इनके प्रिंसिपल थे लेखक के, वो क्या माँग रहे वो उन्हें प्रेरित करते थे कि जितना सोना तुम लोगों के सबके पास है, वो सब सुरक्षा कोष में जाकर के इकट्ठा कर दो, ताकि देश की मतलब भलाई हो, देश को बचाया जा सके। उस समय चीन के बारे में अनेक किस्से और कहानियाँ स्कूल तथा गाँव में फैली हुई थी। नग्गर चाचा का बेटा कुद्दन ना जाने कहाँ से सुनकर आया था। वह कहता था कि चीन में जब लोग 60 साल के बूढ़े हो जाते हैं, तो उन्हें सरकार अच्छा खाना खाने की दावत देती है। फिर दावत में आए हज़ारों बूढ़ों को गोली मार दी जाती है। मतलब ऐसा वो पता नहीं कहाँ से उसने ऐसा सुन लिया था कि चीन में बूढ़े बूढ़े लोगों को मार दिया जाता है। आगे इसमें छठवां जो पार्ट है उसका नाम है चले बुद्ध की राह। चले बुद्ध की राह धर्मदेव मिश्र स्वयं एक कवि थे। कवि होने के नाते उन्होंने अपना नाम कमलेश रख रखा था। ठीक है? कवि होने के नाते धर्मदेव मिश्र ने अपना नाम क्या रखा था? तो कमलेश। कमलेश जी भक्ति साहित्य में कृष्णाश्रयी शाखा के बड़े प्रशंसक और अनुयायी थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कृष्णाश्रयी शाखा के अनुयायी थे कौन? जो धर्मदेव मिश्र उनके प्रिंसिपल थे। इसी बीच स्कूल के पास वाले मंदिर में एक विचित्र साधु आए और वे औरतों की तरह बड़े-बड़े बाल बढ़ाए हुए थे। ठीक है? इसी बीच में क्या होता है स्कूल के पास वाले मंदिर में एक विचित्र साधु आए थे और वे औरतों की तरह उन्होंने ब बड़े-बड़े बाल कर रखे थे किंतु दाढ़ी मूंछ क्या थी सपाट थी। वे आभूषणों से लदे हुए थे, पैरों में पायल, हाथों में बड़े-बड़े गुजे और कमर में चांदी की करधनी, गले में मंगलसूत्र, कानों में तरकियां, नाक में नथनी आदि वे पहने हुए थे। उनकी मांग में सिंदूर भी था किंतु परिधान के नाम पर आधुनिक बिकनी की तरह उनकी लंगोटी ने उन्हें आकर्षण का केंद्र बना दिया था। आगे वे राहुल जी की प्रसिद्ध पुस्तक यानी कि राहुल सांकृत्यायन जी की प्रसिद्ध पुस्तक वोल्गा से गंगा का नाम लेकर के कहते थे। इसके अलावा उन्होंने सैकड़ों किताबें लिखी हैं। राहुल सांकृत्यायन के बारे में यह सब सुनकर मेरे मन में उत्कंठा जगती है कि मैं भी उनके जैसा होता तो कितना अच्छा होता। वोल्गा से गंगा में क्या है? वोल्गा से गंगा आप जानते हैं जो राहुल सांकृत्याय जी हैं, उनकी एक कहानी है। इसके बारे में पारसनाथ पांडे कुछ भी नहीं बताते, किंतु बार-बार कहते रहते थे कि यह पुस्तक सारे विश्व में जानी जाती है। सिद्धार्थ को वैराग्य हुआ सिद्धार्थ को वैराग्य हुआ और वे सच्चे ज्ञान की तलाश में एक दिन क्या हुआ रात के समय में घोड़े पर चढ़कर महल से भाग निकले थे। इस छोटे से ये वही सिद्धार्थ है आप जानते हैं जो आगे चलकर महात्मा बुद्ध के नाम से अम, जो है जाने जाते हैं। इस छोटे से पाठ ने मेरे मस्तिष्क में एक चलता फिरता चलचित्र सा छाप दिया था।
हरदम घुड़सवार बुद्ध मेरी कल्पना से गुजरते रहे। हाई स्कूल के आगे ज्ञान की तलाश मुझे भी थी, इसलिए गौतम बुद्ध अत्यधिक प्रिय लगने लगे। निकट भविष्य में मेरा घर से भागना निश्चित हो गया था। आखिरकार जुलाई आ ही गई। घर वालों के विरोध के बावजूद मैं सुबह बिना कुछ खाए खाली पेट स्कूल जाने लगा। घर पर सामूहिक संयुक्त पारिवारिक जीवन में व्यक्तिगत रूप से भोजन की व्यवस्था मेरे लिए तो असंभव थी। क्योंकि हमारे स्कूल के संस्थापक बाबा हरिहर दास क्षत्रिय थे। उनके स्कूल के जो संस्थापक थे वो कौन थे? बाबा हरिहर दास थे, जो कि एक क्षत्रिय थे। इसीलिए वहाँ इस समुदाय का बोलबाला था। अधिक संख्या अध्यापक भी क्षत्रिय थे, मतलब अधिक संख्या में जो अध्यापक थे वो भी क्षत्रिय थे। ऐसे अध्यापकों में एक थे सुग्रीव सिंह। जब वो हाई स्कूल में पढ़ते थे तब उन्हें सुग्रीव सिंह से क्या हुई थी? मुलाकात हुई थी, जो उनके अध्यापक थे, जो हाल ही में गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए पास कर अध्यापक बने थे। और वे हिंदी पढ़ाते थे और मुझे खूब प्रोत्साहित करते थे। जब मैंने कहा कि पढ़ाई में सबसे आगे निकल गया, तो वे बहुत खुश हुए। दूसरे दिन बाबा हरिहर दास स्वयं प्रिंसिपल धर्मदेव मिश्र के साथ मेरे घर बधाई देने आ गए थे। ठीक है? पहले कितना ही जातिवाद हो, कितना ही भेदभाव उन बच्चों से करते थे, लेकिन उनके घर पर चले आए, जिनसे वो कभी मतलब पानी पीने की तो बात छोड़ो, जिनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, वही क्षत्रिय जब वो बच्चा सबसे आगे निकल गया तो उसके घर बधाई देने के लिए आ गए, स्वयं प्रिंसिपल और उनके जो संस्थापक थे स्कूल के। ये होती है शिक्षा की ताकत। आगे है सबसे बड़ा संकट ये था कि उन दिनों में जो वजीफ़ा मिलता था, वजीफ़ा यानी कि स्कॉलरशिप के कुछ पैसे मिलते थे और वो कम से कम 6 महीने बाद मिला करते थे। अतः शुरू के 6 महीने का खर्च तो स्वयं ही उठाना था। इस बीच एक बार फिर संकट मोचक के रूप में मेरे सामने वही हिंदी अध्यापक सुग्रीव सिंह प्रस्तुत हुए। उन्होंने मुझे फिर ₹30 दिए थे। आगे पढ़ने के लिए हाई स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए सुग्रीव सिंह ने उन्हें लेखक को कितने पैसे दिए थे? तो ₹30 दिए थे और कहा था कि आजमगढ़ जाकर मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूँ। उस जंगल में मैं जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा था, मुर्दैया पीछे छूटती चली जा रही थी। मतलब गाँव से वो निकल चुके थे और आगे की तरफ बढ़ रहे थे, पढ़ाई के लिए आगे जा रहे थे और साथ ही छूट रहे थे इस प्रिय स्थली के अनगिनत यादों के ढेर। गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपाली का, संभवतः वही थी मेरे लिए नटनिया। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है, गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान आम्रपाली का था, वही इनके लिए क्या था? नटनिया का। आगे है आजमगढ़ में फाका कसी। उस दिन शाम को मामा मेरी हाई स्कूल की मार्कशीट अटेस्ट कराने के लिए आजमगढ़ के प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता तेज बहादुर सिंह के पास ले गई, जो उस समय विधान परिषद के सदस्य थे और मातवरगंज में ही रहते थे। आजमगढ़ में आजमगढ़ में उनके जो मामा थे, ये ध्यान रखना, मामा थे लेखक के, वो हाई स्कूल की मार्कशीट अटेस्ट कराने के लिए किसके पास गए थे? तो तेज बहादुर सिंह के पास गए थे, जो विधान परिषद के सदस्य थे। इस कॉलेज में शीघ्र ही आश्चर्यचकित करने वाली बात यह लगी कि दोपहर के बाद चलने वाली कक्षाओं में अनेक अध्यापक सफेद कमीज पर खाकी हाफ पैंट पहन करके आते थे। क्या इस कॉलेज में शीघ्र ही आश्चर्यचकित, जिस कॉलेज में हाई स्कूल के बाद लेखक ने एडमिशन लिया था, वहां पर उन्हें जाकर के पता चला कि सफेद कमीज पहनते थे और खाकी हाफ पैंट पहनते थे। और ये आप जानते ही हो, ये ड्रेस कौन पहनता है? आरएसएस से जुड़े जो लोग होते हैं। ठीक है, अनेक छात्र भी वैसे ही आते थे, वो यानी कि जिस कॉलेज में वो गए थे वो आरएसएस का स्कूल था, आरएसएस का कॉलेज था। 5 बजे छुट्टी का घंटा बजते ही ये सभी कॉलेज प्रांगण में लगने वाली आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में शामिल हो जाते थे। और ये बात लेखक को बाद में पता चली थी। धीरे-धीरे पता चलने लगा था कि आजमगढ़ का ये जो डीएवी कॉलेज है, जिसमें एडमिशन लिया था लेखक ने, वो संपूर्ण रूप से आरएसएस के अधीन था। आगे इस तरह अंबेडकर हॉस्टल के मेस तथा ढुक्कू की पकौड़ी की दुकान के बीच जूझते हुए आजमगढ़ की मेरी अनगिनत रातें आकाकशी से गुजरती रहीं। अब धीरे-धीरे समझ में आने लगा था कि घर से भागकर हर व्यक्ति बुद्ध नहीं बन सकता। लेखक निकल तो आए थे घर से, है ना? लेकिन उन्हें समझ में आ गया था धीरे-धीरे कि हर व्यक्ति बुद्ध नहीं बन सकता, हर व्यक्ति इतना प्रसिद्ध नहीं हो सकता। बाहर जाके ना खाने के भी क्या हैं, लाले पड़ जाते हैं, उन्हें कोई पानी के लिए भी नहीं पूछता। गृह त्याग के बाद चमत्कारिक शक्ति पाने के लिए ब्राह्मणों के चक्कर में बुद्ध भी भूखे रहकर शमशान में साधना करने लगे थे। किंतु जब चमत्कार नहीं मिला तो उन्होंने कह दिया कि बिना भोजन के दिमाग काम नहीं करता। उस समय मेरे लिए भोजन मिल जाना ही चमत्कार था, यानी कि भोजन की भी अब क्या पड़ गए थे?
कमी पड़ गई थी, लेखक को भोजन भी मिल नहीं पा रहा था। तो इस ये जो इनके मुर्दैया नामक जो आत्मकथा है, उसमें इनका ग्रेजुएशन तक की कथा का वर्णन है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। मणिकर्णिका हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इतना आपके लिए काफ़ी है, इसके सभी पार्टों को आपको क्रम से याद रखना है, उनसे कौन-सी पंक्ति कहाँ से ली गई है, ये आपको याद रखना है, बाकी मैंने हाइलाइट कर रखा है।